काव्य शास्त्र क्लास। एक क्लास मैंने काव्य शास्त्र की कल डाली थी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। अगर आपने नहीं देखे तो उसको भी देख लेना। और इसके अलावा आज हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन काव्य शास्त्र से करने वाले हैं। इसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र दोनों के ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको पूरा फायदा मिले। ठीक है, अगर आपको सच में पढ़ना है और क्वालिफाई होना है, एक सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक चीज़ पर फोकस बना कर रखें। तो चलेंगे हम अपनी क्लास की तरफ बिना देरी किए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, काव्य शोभा करांध धर्मा अलंकारा अलंकारा प्रचक्षते। ठीक है, ये किसकी उक्ति है? इतनी बड़ी उक्ति इनकी क्या है? संस्कृत काव्य शास्त्र होते हैं ये, तो इसी तरह की इनकी जो उक्तियां हैं वो होती हैं संस्कृत में। ठीक है, काव्य शोभा कराया, तो ये किसकी उक्ति है ये आपको बताना है। दंडी भामा रुद्रट भरत मुनि। हम थोड़ा फास्ट ही चलेंगे क्योंकि ये रिवीजन क्लासेज हमारी हैं जो चल रही हैं। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, कोई भी एग्ज़ाम अगर आपका है हिंदी का, तो उन सब के लिए ये जो क्लास है वो बेनिफिशियल है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन काव्य शास्त्र के जो आते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंसर है इसका दंडी। काव्य शोभा करान धर्मा अलंकारा प्रचक्षते। ये जो उक्ति है वो किसकी है? तो ये दंडी की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलेंगे। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है। लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या है? नायिका भेद, काव्यांग विवेचन, रस निष्पत्ति या गुणदोष। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? काव्य के लक्षण कौन से होते हैं? तो काव्यांग विवेचन। ठीक है, काव्यांग विवेचन जो होते हैं ये लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं। इनका यही अर्थ होता है, काव्यों का अलग अलग प्रकार से काव्य का अंगों का विवेचन करना। अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता आचार्य कौन है? प्रतिष्ठाता कौन है? अनुमितिवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? भरत मुनि, आनंदवर्धन, शंकुक, अभिनव गुप्त। ये चारों ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो भरत मुनि तो आप जानते ही हैं, रस सूत्र के व्याख्याता है, मतलब व्याख्याता का जो प्रवर्तक हैं। और आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के हैं। अनुमितिवाद की अगर बात करें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, शंकुक। और अभिनव गुप्त की बात करें तो इनका है अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, इनके चारों के ही सिद्धांत आपको याद रखने हैं। इनमें से कौन है जो रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? रस सूत्र के अगर प्रवर्तक की बात करें तो ये सिद्धांत, रस सूत्र का जो सिद्धांत है वो भरत मुनि ने दिया था अपने जो ग्रंथ है उनका नाट्यशास्त्र उसमें दिया था। लेकिन इसको बाद में व्याख्यायित किस किसने किया है? ठीक है, तो इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन है जिसने व्याख्या नहीं की है रस सूत्र की? तो यहाँ पर 4 नाम आते हैं वैसे व्याख्याकारों में। अगर हम बात करें तो एक तो आता है भट्ट लोलट का नाम। ठीक है, एक आता है शंकुक, है ना, और भट्ट नायक। ठीक है, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। ठीक है, शंकुक आता है, भट्ट लोलट, भट्ट अभिनव गुप्त, और चौथा नाम इसमें आता है भट्ट नायक का। ये 4 आचार्य हैं जिन्होंने रस सूत्र की व्याख्या की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जो वामन है इन्होंने रस सूत्र की व्याख्या नहीं की है। अगर इनकी बात करें तो ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये वामन साहब हैं। आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये किसका ग्रंथ है? द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये किसका ग्रंथ है आपको बताना है। आई ए रिचर्ड्स, ये हमारा ए ऑप्शन है। आई ए रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड, लुकाच या क्रोचे। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा आई ए रिचर्ड्स। ठीक है, आई ए रिचर्ड ने 1924 ईस्वी में ये जो इनका ग्रंथ है वो छपा था। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पर थोड़े आपको इजी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, थोड़े मॉडरेट भी देखने को मिलेंगे, है ना, जो और थोड़े टफ भी देखने को मिल सकते हैं 2-4 क्वेश्चन। तो प्लीज़ भागे नहीं आप क्लास को छोड़ करके, क्योंकि अच्छे से पढ़ें ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम, ये जो संस्कृत के आचार्य हैं वैसे ही हमें हिंदी के भी याद रखने हैं। उनका जो जन्म है ना, उनकी जो शताब्दी है वो याद रखनी है। तो इनका जन्म का वर्ष तो नहीं होता, लेकिन इनकी शताब्दी बताई जाती है संस्कृत आचार्यों की। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो चारों ऑप्शन में भरत मुनि दे रखा है। ठीक है, क्योंकि भरत मुनि सबसे पहले आचार्य थे जो कि जिनकी जो शताब्दी है वो कौन सी थी? दूसरी तीसरी शताब्दी इनकी मानी जाती है। वैसे तो दूसरी शताब्दी में आते हैं ये। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें अभिनव गुप्त की, मैं नीचे से आपको बता देती हूँ अभिनव गुप्त की कौन सी शताब्दी है। तो ये 10वीं 11वीं शताब्दी में थे। विश्वनाथ हमारे 14वीं शताब्दी में जाकर थे। ठीक
ठीक है। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी में थे, ये सबसे बाद में आएंगे यहाँ पर। और भामा की बात करें तो भामा हमारे 6वीं शताब्दी में थे। ठीक है। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे, इसको भी याद रख लेना है। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद के और भरत मुनि रस सूत्र के। मैं आपको थोड़ा सा बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आपको चीज़ें हैं जो जल्दी से याद हो जाएं। तो ये चारों का जन्म मतलब इनका जो जन्म काल है वो है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पीछे 14वीं शताब्दी में विश्वनाथ आने चाहिए और सबसे पहले भरत मुनि। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? भरत मुनि के अनुसार काव्य के गुण कितने होते हैं? 10, 5, 3, 7। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 10। जो भरत मुनि है उन्होंने गुणों की संख्या 10 मानी है। ठीक है। एक बार इनका नाम ले देती हूँ मैं। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता, कांति। ठीक है। ये इन्होंने क्या माने हैं? 10 गुण माने हैं। इसके अलावा मम्मट, भामा और आनंदवर्धन ने 3-3 गुण माने हैं। और 3 गुण कौन से हैं? माधुर्य, ओज और प्रसाद। आगे चलेंगे। समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? समालोचना दर्श के नाम से समालोचना दर्श ये पुस्तक किसकी है? आप ये भी सीधा सीधा बस आप बता सकते हो। तो ये किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर या रमेश कुंतल मेघ। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने समालोचना दर्श इनकी पुस्तक का नाम है और इसका अनुवाद इन्होंने किया था ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। ठीक है। इसको आप याद रख लेना। आगे चलेंगे। और ये ग्रंथ की अगर बात करें तो ये ग्रंथ किसका है? तो ये पोप का। ठीक है। पोप का ग्रंथ है ये, जो अंग्रेजी पाश्चात्य विद्वान थे। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य पूछ रहा है। ठीक है। विरोधी देख लेना यहाँ पर ध्यान से। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? अगर वैसे हम बात करें वक्रोक्ति संप्रदाय किसका है तो ये कुंतक जी का है। ठीक है। कुंतक आचार्य कुंतक का है। लेकिन यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है आपसे? विरोधी आचार्य पूछ रहा है। भामा, आचार्य विश्वनाथ, रुद्रट या मम्मट। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक तो आपको याद रख लेना। इसकी वक्रोक्ति संप्रदाय किसका है? तो ये है कुंतक का। ठीक है। वैसे मैंने बोल दिया है ये कुंतक का है। लेकिन इसके विरोधी की अगर बात करें तो वो कौन है? इसका अगर देखो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। विश्वनाथ प्रसाद तो इसके विरोधी हैं। ये हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। वक्रोक्ति के विरोधी कौन है? तो ये विश्वनाथ जी हैं। लेकिन अगर हम भामा से बात करें तो भामा ने जो वक्रोक्ति संप्रदाय है उसका सबसे पहले शास्त्रीय विवेचन किया था। ठीक है। भामा की अगर बात करें तो भामा ने वक्रोक्ति संप्रदाय का सबसे पहले शास्त्रीय विवेचन किया था। और आचार्य विश्वनाथ तो इसके विरोधी हैं और कुंतक ने इसकी स्थापना की थी। आगे चलेंगे। कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया है? कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया है? धनंजय, महिम भट्ट, श्रीहर्ष, राजशेखर। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राजशेखर। ठीक है। कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा का विभाजन किया था राजशेखर ने। आगे चलेंगे। भाषा और समाज के लेखक कौन है? अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ पूरी तो देखना ही। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी देखना एक बार, है ना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने तैयार किए हैं। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नहीं है तो, और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे ना उतना ही अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँगी। तो भाषा और समाज के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, देवेंद्र नाथ शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा या उदय नारायण तिवारी। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रामविलास शर्मा की ये पुस्तक है। ठीक है। भाषा और समाज जो पुस्तक है वो किसकी है? तो ये है रामविलास शर्मा की और 1961 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 12। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? परिश्रम, शब्द ज्ञान, लोक ज्ञान या प्रगाढ़ पांडित्य। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सही शब्द ज्ञान। ठीक है। काव्य हेतु 3 प्रकार के बताए जाते हैं। ठीक है। 3 प्रकार के अर्थ माने गए हैं काव्य हेतुओं में, जिसमें होता है प्रतिभा, एक बार लिख देती हूँ, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है व्युत्पत्ति और तीसरा है यहाँ पर अभ्यास। ठीक है। ये काव्य हेतुओं के 3 भेद हैं। और काव्य हेतु में जो व्युत्पत्ति है, ये जो व्युत्पत्ति है इसका सही अर्थ है शब्द ज्ञान से। ठीक है। आगे चलते हैं। वे दगदा भंगी भनी थी, ये किसका सूत्र है? ये छोटे छोटे से सूत्र हैं लेकिन बहुत ही
भयानक रूप ले लेते हैं ये पेपर में, है ना, बिल्कुल ध्यान में ही नहीं आता किसके हैं। वे दग्धा भंगी बनी थी, ये किसका सूत्र है? कुंतक, भोज, राजशेखर या पंडित राज जगन्नाथ। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वे दग्धा भंगी बनी थी, ये कुंतक का सूत्र है। ठीक है, किसका है ये? कुंतक का है। आगे चलेंगे, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? सबसे पहले तो क्वेश्चन याद रख लेना, रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? तो ये पंडित राज जगन्नाथ का है। ठीक है, और इसमें किस बादशाह की प्रशंसा इन्होंने की है? तो ये की है शाहजहां की। शाहजहां किसका बेटा था? तो ये अकबर का पोता था, है ना, अकबर का पोता, है ना, यानी कि अकबर इसके दादा थे शाहजहां के। आगे चलेंगे, काव्य अलंकार किसकी रचना है? काव्य अलंकार किसकी रचना है? तो बिल्कुल जो अलंकारों का प्रवर्तक होगा उसी ने ये ग्रंथ लिखा है काव्य अलंकार। तो ये किसका है? ये माँ में लिख रहा है लेकिन ये भामा का है। ठीक है, ये किसका है? भामा का ग्रंथ है काव्य अलंकार। आगे चलेंगे, नाटक को पंचम वेद की संज्ञा किसने दी है? नाटक को पंचम वेद की संज्ञा किसने दी है? धनंजय भट्टनायक, भट्टनायक, भरत मुनि या भानु दत्त। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि का जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, ये रस सूत्र के प्रणेता हैं और इन्होंने नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी है। काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है? काव्य अलंकार जो ग्रंथ है वो तो भामा का है, लेकिन काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है? इसमें संग्रह शब्द जोड़ करके किसने बनाया? उद्भट, भामा, दंडी, वामन। तो ये बनाया है उद्भट जी ने। ठीक है, और उद्भट के समय की अगर बात करें, एक मिनट, नहीं समय इनका, हाँ इनका समय है 9वीं सदी। ठीक है, 9वीं सदी का पूर्वार्ध इनका समय रहा है। ठीक है, 9वीं सदी का पूर्वार्ध भी लिखा आता है, कभी कभी 9वीं सदी भी लिखा जाता है। इनका समय याद रख लेना। भामा का हम देख चुके हैं 6वीं शताब्दी में थे, और जो दंडी हैं वो 7वीं शताब्दी में थे। वामन की अगर हम बात करें तो ये 8वीं और 9वीं शताब्दी में थे। ठीक है, इनका साथ ही साथ समय भी आप याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? आचार्य कुंतक, कुंतक अभी हम देख चुके हैं। औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि या रीति। तो ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कौन? आचार्य कुंतक। ठीक है, आचार्य कुंतक किसके हैं? तो ये वक्रोक्ति के हैं। ध्वनि का हम देख चुके हैं, ध्वनि के आनंदवर्धन है। रीति के वामन है, और औचित्य की अगर बात करें तो ये हमारा भी रह गया था, इसे हमने ऊपर नहीं देखा तो इसको देख लेते हैं, क्षेमेंद्र। ठीक है, औचित्य संप्रदाय के कौन है? तो ये हैं क्षेमेंद्र। आगे चलेंगे, एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रिय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? एकांकी में, एकांकी आप जानते हैं किसको बोलते हैं? तो एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रिय के अंतर्गत, संकलन त्रिय का मतलब है 3 चीजों का संकलन, उसके अंतर्गत काल स्थान, 2 चीज तो हो गई, काल और स्थान। तीसरा नाम क्या किसका आता है? पात्र, कार्य, प्रक्रिया या पता का। तो ये आता है कार्य का। काल, स्थान और कार्य, ये 3 चीजों को संकलन त्रिय के नाम से जाना गया है एकांकी के अंदर। आगे चलेंगे, इनमें से कौन है जो अनुभाव का एक भेद है? अनुभाव के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, और अगर देखें हम वैसे 4 भेद बताए जाते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है इनमें से अनुभाव का एक भेद कौन सा है? निर्वेद, व्रीड़ा, एक सेकंड, व्रीड़ा ही दे रखा है, और उन्माद या आहार्य। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आहार्य। ठीक है, आहार्य क्या है? अगर हम बात करें अनुभाव के, देखो 4 भेद मैं आपको बता देती हूँ, कायिक, वाचिक, ठीक है, सात्विक, और एक हो गया आहार्य। ये 4 भेद होते हैं अनुभाव के, इसको आपको याद रख लेना है। और इसमें आहार्य आता है। ठीक है, ये जो 3 है ना, निर्वेद, व्रीड़ा और उन्माद, ये संचारी भाव बताए जाते हैं। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, इसको याद रख लेना, अभिधा, लक्षणा और व्यंजन तीनों यहाँ पर दे रखी हैं। लेकिन शब्द में जहाँ पर मूल अर्थ नहीं बताया जाता बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, उसको क्या कहते हैं? तो व्यंजना शब्द शक्ति के नाम से उसे जाना जाता है। आगे चलेंगे, 22वां क्वेश्चन है, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी थी? किसान नहीं है बल्कि किसने दी काव्य दोष की परिभाषा, है ना, काव्य में दोष भी होते हैं, किसने बताया? दंडी, भामा, वामन या आनंदवर्धन। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वामन। ठीक है, वामन है, उन्होंने काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले दी है, और इसके बिहाफ पर इन्होंने एक
बहुत ही अच्छी ये भी दी है परिभाषा, इसको देख लेते हैं। गुणम इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं लिख रही हूँ, विपर्ययात्मानो, ठीक है, विपर्ययात्मानो दोषः, दोषा, ठीक है, गुणम विपर्ययात्मानो दोषा, ये जो है परिभाषा वो वामन ने दी है काव्य दोष के अंदर। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? भुक्तिवाद किसका है? अभिनव गुप्त, हम देख चुके हैं किस क्या था, अभिव्यक्तिवाद, संकुक का अभिमितिवाद, अनुमितिवाद सॉरी, और भट्टनायक का क्या है? भट्ट लोलट और भट्टनायक दोनों यहाँ पर दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा आंसर है जो सही हो जाएगा। तो ये है भट्टनायक, किसका है? भट्टनायक का है। भुक्तिवाद या भोगवाद के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे चलेंगे, एक हमारा रह गया भट्ट लोलट, इनका भी देख लेते हैं। इनका है उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? कायिक, वाचिक, आहार या सात्विक, ये चार अनुभाव के भेद हैं। इसमें स्वर भंग होना, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, हमने सामने से मान लीजिए किसी को शेर को देख लिया या हमने कोई ऐसी चीज़ देख ली जिससे हमारा अचानक हमारी आवाज़ ही बैठ गई, हम बोल ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी, है ना, उसको कहते हैं स्वर भंग होना। तो ये किस प्रकार का अनुभव होता है? ये होता है सात्विक, ठीक है। स्वर भंग होना, है ना, पसीना आना, अचानक से आंसू निकल जाना, है ना, डर लगना, ये सब क्या होते हैं? कांपना, बॉडी कभी कभी होता है ना, हम डर के मारे या गुस्से में हमारा जो शरीर है वो कांपने लगता है, अचानक से हमारी जो आंखें होती हैं उनसे आंसू निकलने लगते हैं, अचानक से पसीना आ जाता है जब कोई चिंता होती है कुछ भी, तो ये होते हैं सात्विक के भाव, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार है? श्रृंखला मूलक अलंकार कौन सा है ये बताना है। कारणमाला, एकावली, माला, दीपक। एक मिनट, यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन पूछा गया था ना वो नहीं था, हालांकि इसमें नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। कारणमाला, एकावली और माला, दीपक, यहाँ पर ये तीनों के तीनों ही क्या हैं? श्रृंखला मूलक अलंकार हैं, ठीक है। तीनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हैं, हालांकि इसमें नहीं आता। और जो काव्य लिंग है ये श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है, ठीक है, श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है, इसका ध्यान रख लेना है। आगे चलेंगे, इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? साधारणीकरण की व्याख्या किसने की है? नगेंद्र नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। तो ये की है नगेंद्र जी ने, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण की व्याख्या की है। श्लेष अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5, तो ये होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहाँ पर एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों वहाँ पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। और इसके 2 अर्थ होते हैं, एक तो होता है अभंग अलंकार, अभंग श्लेष, और दूसरा होता है सभंग श्लेष, ठीक है। अभंग और सभंग इसके 2 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है जो शब्दालंकार नहीं है? अलंकार 3 प्रकार के या कहीं कहीं मुख्यतः 2 प्रकार के माने जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तीसरा होता है उभय अलंकार। इसमें से शब्दालंकार कौन सा नहीं है? श्लेष, वीप्सा, उपमा, उपमा या वक्रोक्ति। तो कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा? उपमा। उपमा ये है अर्थालंकार, ठीक है, क्योंकि इसमें देखोगे आप अर्थालंकार अर्थ बताया जाता है, अर्थ से इसका पता चलता है, ठीक है। बाकी श्लेष, वीप्सा और वक्रोक्ति क्या है? शब्दालंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद का नहीं है, जो कि 14वीं शताब्दी में थे? ये मैं दोबारा बता देती हूँ, 3 बार 4 बार भी बताऊंगी ताकि आपको याद हो जाए। मेरा मेन मकसद होता है कि जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना वो आप क्लास में ही अच्छे से याद करके जाओ। रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, इस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। ये इस नहीं है, रस है। तो आचार्य विश्वनाथ ने कौन कौन सी परिभाषा दी है रस को लेकर के? रस अखंड है, इन्होंने बिल्कुल कहा है। रस स्वप्रकाश है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, लेकिन ये परिभाषा है ये इनका मत नहीं है। हालांकि ऑप्शन तो हमारा यही सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है। रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है, ये इन्होंने नहीं कहा है। आगे चलेंगे, ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो आनंदवर्धन किस शताब्दी में थे? आनंदवर्धन का ग्रंथ है ये ध्वन्यालोक, ठीक है। और ये किस शताब्दी में थे? तो 9वीं शताब्दी में थे, अभी मैं ऊपर आपको बता के आई थी,
ठीक है, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी में थे, 9वीं शताब्दी में। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए। इनमें से कौन सा विचारक है जो कि मार्क्सवादी है? कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? ये हमारे पाश्चात्य हैं, लियो लियो लावेंथल और जॉर्ज ल्यूकोच, जॉक देरिडा, इप्पोलित तेन। ठीक है, इनमें से कौन सा विचारक है जो मार्क्सवादी है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज ल्यूकोच। ठीक है, जॉर्ज ल्यूकोच जो है ये कौन है? एक मार्क्सवादी है। इसके अलावा ये तीनों हैं जो मार्क्सवादी नहीं है, बल्कि ये आधुनिक आधुनिक विचारधारा के कवि हैं, आधुनिक विचारधारा से संबंधित हैं, आधुनिक विचारधारा से संबंधित कौन है? पाश्चात्य काव्यशास्त्री हैं आधुनिक विचारधारा के, लियो लावेंथल, जॉक देरिडा, इप्पोलित तेन। आगे चलेंगे, बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये पुस्तक किसकी है? एक तो ये पता होना चाहिए। तो ये सैमुअल टेलर की रचना है। इसको कॉलरिज भी बोलते हैं ना, कॉलरिज इनका नाम है। ये किसकी पुस्तक है तो वो देख लेते हैं। सैमुअल टेलर कॉलरिज इनका पूरा नाम है, इनकी पुस्तक है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो कब का है? तो 1817 ईस्वी का है। ठीक है, बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 में छपी थी। निम्नलिखित में से जो डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? रैम्बलर, साइंस एंड पोइट्री, इल्यूजन एंड रियलिटी या एस्थेटिक? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रैम्बलर। ठीक है, डॉक्टर जॉनसन की कृति इनमें से कौन सी है? तो रैम्बलर है। और इसके अलावा अगर साइंस एंड पोइट्री की देखें तो ये आई ए रिचर्ड्स की है। साइंस एंड पोइट्री ये भी इम्पोर्टेंट है इसलिए बता देती हूँ, ये रिचर्ड्स की है, 1926 में आई थी। और एस्थेटिक किसकी है? एस्थेटिक कार्डवेल की है। एस्थेटिक किसकी है? एक मिनट, कार्डवेल की तो है इल्यूजन एंड रियलिटी। ठीक है, ये नहीं है, ये है कार्डवेल की। इल्यूजन एंड रियलिटी किसकी है? तो ये कार्डवेल की है। और एस्थेटिक किसकी है? तो ये क्रोचे साहब की है। ठीक है, ये क्रोचे की है जो कि अभिव्यंजनावाद से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है पुस्तक, इनको याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक है जो नई आलोचना से संबंधित नहीं है? कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रोला बर्थ। ठीक है, जो रोला बर्थ है ये उत्तर संरचनावाद से संबंधित थे। रोला बर्थ किससे संबंधित थे? उत्तर संरचनावाद। उत्तर संरचनावाद से संबंधित थे कौन? रोला बर्थ। बाकी के जो सब हैं ये नई आलोचना से संबंधित हैं। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? महिम भट्ट के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद या अभिव्यंजनावाद? अभिव्यंजनावाद तो क्रोचे का है। और यहाँ पर महिम भट्ट का जो ग्रंथ है, सिद्धांत है, वो है अनुमानवाद। चंपू के दो वेद कौन से हैं? चंपू काव्य के दो वेद, चंपू के भेद बताने हैं यहाँ पर, विरुद्ध और कंभक। ठीक है, करम्भक, विरुद्ध और करम्भक, ये दोनों जो चंपू के वेद माने जाते हैं। और चंपू किसे कहते हैं ये भी आप बता दें, पता ध्यान रखना। गद्य एवं पद्य मिश्रित जो काव्य होता है, गद्य और पद्य मिश्रित जो काव्य होता है उसे चंपू कहा जाता है, चंपू काव्य। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? अलंकार और अलंकार्य में अभेद किसने माना है? भामा, कुंतल, विश्वनाथ या रामचंद्र शुक्ल जी? तो रामचंद्र शुक्ल जी हमारा राइट ऑप्शन है। इन्होंने क्या माना है? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रस मीमांसा, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, इनका ग्रंथ भी याद रख लेना, रस मीमांसा। रस मीमांसा नाम से जो ग्रंथ लिखा था उसमें अलंकार और अलंकार्य को अभेद माना है। वेपथु कैसा अनुभाव है? वेपथु, अभी हम अनुभाव पढ़ के आ रहे हैं ऊपर, है ना। आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो वेपथु कैसा अनुभाव है? आंगिक, वाचिक, सात्विक या बौद्धिक? तो वेपथु होता है, वेपथु के अंदर आती हैं इशारे करना। ठीक है, वेपथु के अंदर क्या आता है? मतलब इशारे करना और सीटी बजाना, क्रोध में भला बुरा कहना, चुम्बन करना, आलिंगन, कटाक्ष, भय से जागना, ये सभी सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वेपथु का मतलब होता है इशारा करना।
काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? वामन, महिमभट्ट, मम्मट या आनंदवर्धन? तो ये किया है वामन ने। ठीक है, वामन ने काव्य के अर्थ का वैज्ञानिक विवेचन किया। इन्होंने ही सबसे पहले काव्य दोष का विवेचन किया था। ठीक है, गुण, वी, परियो, आत्मा और दोष। ठीक है, ये जो काव्य परिभाषा थी वो हम देख के आए हैं। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? रस को केवल नाट्य तक सीमित ना रखा जाए, ये किसका कहना था? तो ये कहना था भाई अभिनव गुप्त का। ठीक है, अभिनव गुप्त को उन्होंने कहा था कि रस को नाट्य तक सीमित रखने का विरोध करते हुए उन्होंने रस को व्यंजना का व्यापार कहा था। ये भी याद रख लेना, पूछा जा सकता है। व्यंजना का व्यापार, व्यंजना का व्यापार किसने कहा है रस को? तो ये कहा है अभिनव गुप्त जी ने। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? अपने ग्रंथ नाम में किसने प्रयुक्त किया है? विश्वनाथ के अलावा और किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ में प्रयुक्त किया है? ग्रंथ के नाम में भामा, राजशेखर, रुय्यक या आनंदवर्धन? तो ये किया है रुय्यक ने। ठीक है, साहित्य शब्द का प्रयोग अपने ग्रंथ के नाम में प्रयुक्त किया है रुय्यक ने। समास की अधिकता ओज कहलाती है ना? ये अभी हमने ऊपर पढ़े थे। ओज क्या होती है? ओज में समास अधिक आते हैं। ओजस समा भूयत स्व भूयस्त्वम, ये किसका कथन है? ये बताना है। भरत, वामन, रुय्यक या दंडी? समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओज की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है वामन जी के द्वारा। ठीक है, वामन के द्वारा दी गई है। वामन का वैसे अगर अर्थ की बात करें तो ब्राह्मण होता है। ठीक है, काशी का क्या है? अगर आपको देखो, अब हम 43वें क्वेश्चन पे हैं। अगर आपको इतने क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ अप्रिसिएट करने के लिए कम से कम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना चैनल को। ठीक है, सपोर्ट करना। और उसके अलावा ना मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर आप नहीं जानते हो तो। मैं यूजीसी नेट की तैयारी करवा रही हूँ। उसकी कहानी वाली क्लास हमारी चल रही है, 2 बजे लाइव क्लास आती है। और उसके अलावा ये हमारा हिंदी साहित्य का है, जो कंप्लीट 1 बजे इसकी क्लास मिलती है आपको, और कंटिन्यूस मिलेगी ये तो, है ना? ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा हम जल्दी ही यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट भी शुरू करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी उसकी तैयारी करवाई थी। काफ़ी अच्छी क्लासेस उसकी हैं, बच्चों को बहुत पसंद आई थी। तो उसको हम शुरू करेंगे 1 मार्च से लगभग। तो आप प्लीज़ सपोर्ट अपना बनाए रखिए और क्लासेस को सारी देखिए। सारी क्लासेस आप अच्छे से देखिए ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। काशी का क्या है ये बताना है। पतंजलि कृत महाभाष्य की टीका, योग सूत्र की टीका, अष्टाध्यायी की टीका या वाक्य पदीय की टीका? सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पर 4 ग्रंथ दे रखे हैं। महाभाष्य किसका है? पतंजलि का है। योग सूत्र भी पतंजलि का है। अष्टाध्यायी पाणिनि का है। और वाक्य पदीय जो ग्रंथ है वो भर्तहरि का है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है काशी का क्या है, किसकी टीका है ये काशी का? तो ये अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका है। अष्टाध्यायी पर किसने टीका लिखी थी? तो ये वामन और जय आदित्य। ठीक है, 2 लोगों ने मिलकर के ये टीका लिखी थी, जय आदित्य एवं वामन। ठीक है, अष्टाध्यायी की टीका उन्होंने लिखी थी। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम, इसके प्रवर्तक कौन है? रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम, ये इसके प्रवर्तक कौन है? दंडी पंडित राज जगन्नाथ। बिल्कुल हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है पंडित राज जगन्नाथ, जो कि 14वीं शताब्दी में थे। आगे चलते हैं। भारत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो आचार्य शंकुक का सिद्धांत कौन सा है? अनुमितिवाद। ठीक है, उत्पत्तिवाद किसका था? उत्पत्तिवाद तो ये भट्ट-लोलट का था। एक बार फिर लिख देती हूँ, उत्पत्तिवाद किसका है? भट्ट-लोलट का है। अभिव्यंजनावाद किसका है? क्रोचे का है। और भुक्तिवाद, ये मुक्तिवाद नहीं है, भुक्तिवाद है, ये भट्ट नायक का है। जो नायक होते हैं वही तो भुक्ति मतलब भोग करते हैं हर चीज़ का, है ना? वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन? जो जिन्होंने वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की होगी वही तो इसको आत्मा स्वीकार करेंगे। तो ये हैं कुंतक जी। ठीक है, वक्रोक्ति किसका है? कुंतक का है ना? आगे चलते हैं। इनमें से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है। ये तो मैंने अलग से लिख रखा था, ये इसमें हो गया है। व्यक्ति विवेक किसका है? तो महिम भट्ट का ग्रंथ है। ठीक है, महिम भट्ट का ग्रंथ है। काव्य अलंकार किसका ग्रंथ है? तो काव्य अलंकार ये रुद्रट का ग्रंथ है। काव्य अलंकार सॉरी ये भामा का ग्रंथ है।
भामा। और काव्य प्रकाश ये रुद्रट और भामा दोनों का ही ग्रंथ है काव्य अलंकार के नाम से, ठीक है। और काव्य प्रकाश किसका है, तो ये मम्मट का ग्रंथ है। काव्य प्रकाश किसका है, मम्मट का ग्रंथ है। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो ये भामा है ना, ये तो हम जानते ही हैं। सुख दुखात्म कोरस है कहने वाले आचार्य कौन है। सुख दुखात्म कोरस कहने वाले आचार्य कौन है। भरत मुनि, रामचंद्र गुणचंद्र, आचार्य विश्वनाथ या आनंदवर्धन। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र गुणचंद्र, ठीक है। रामचंद्र गुणचंद्र इन्होंने क्या कहा था, सुख दुखात्म कोरस, ठीक है, ये इनका वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन नहीं है, तो शैली विज्ञान नहीं है। जबकि रस, अलंकार और ध्वनि तो इसमें आते हैं, हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन शैली विज्ञान हमने कहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, है ना, आपको आपकी विद्या की कसम है। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। और क्लास आपको कैसी लगी है ये प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना मुझे कमेंट बॉक्स में।